जैसे माँ के बगल में उसका बच्चा, छोटा बच्चा माँ का आंचल पकड़ के ज़बरदस्ती घूमता है, अकारण घूमता है। थोड़ी देर में माँ का ध्यान जाता है और वो मुस्कुरा कर उसके सिर पे हाथ फेर देती है। वो जीवनदायिनी तो होती है, क्योंकि जल जीवन है और जल आपको कहीं से भी मिले। रेत का खनन खूब जोर शोर से है, और रेत है, बालू है, वो प्रवाह है नदियों का। नदियाँ कभी मिट्टी पे नहीं बहती, इसीलिए वो स्वयं अपनी रेत तैयार करती हैं, अपना रास्ता तैयार, अपना प्रवाह तैयार करती हैं और उस पर चलती हैं। लेकिन थोड़े से लोग के लिए हम उस प्रवाह का सौदा कर रहे हैं। नमस्कार, पब्लिक वाणी का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमेशा से सामाजिक सरोकार, समरसता को लेकर चर्चा करते आए हैं। हमेशा से काम वो करते आए हैं। आज उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। राजधानी भोपाल स्थित करुणा धाम के पीठाधीश्वर सुदेश चांडिल्य जी महाराज आज हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से चर्चा करेंगे। चूंकि उनका मैं परिचय दे दूं कि हाल ही में वो इतने चर्चाओं में क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने लगभग 3000 किलोमीटर से ज्यादा की एक नर्मदा परिक्रमा की है। इस दौरान युवाओं को खास तौर पर वो संदेश देते नजर आए हैं। पौधरोपण भी करके उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। क्या कुछ उद्देश्य रहा, उससे इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। सर, पहले तो बहुत स्वागत है पब्लिक वाणी में। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने हाल ही में नर्मदा परिक्रमा एक बड़ी लंबी यात्रा की, और इसका उद्देश्य क्या रहा, क्या इसका परिणाम आप देख पा रहे हैं? देखिए, उद्देश्य तो बहुत छोटा सा था, लेकिन बड़ा भी था। मेरी भावना ऐसी थी कि जैसे माँ के बगल में उसका बच्चा, छोटा बच्चा माँ का आंचल पकड़ के ज़बरदस्ती घूमता है, अकारण घूमता है। थोड़ी देर में माँ का ध्यान जाता है और वो मुस्कुरा कर उसके सिर पे हाथ फेर देती है। बस मेरी इतनी भावना थी कि मैं माँ के आसपास घूमूं और माँ का ध्यान जाए और माँ सिर पे एक बार हाथ फेर दे। और परिणाम ये है कि चैतन्यता आई है, स्वयं को जानने का प्रयास शुरू किया है। विकारों की माला पहन कर गए थे और विकारों का ज्ञान हो गया। क्योंकि आप हमेशा से समाज के लिए कई ऐसे काम करते आए हैं जिससे वाकई सरोकार तो हुआ ही है, लेकिन माँ नर्मदा की परिक्रमा को लेकर प्रेरणा कहाँ से मिली? कैसे लगा कि माँ नर्मदा की भी परिक्रमा कर ली जाए? नहीं, 2018 में भी मैंने परिक्रमा की थी माँ की, और माँ से प्रेम तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का नहीं है, कई जन्मों का होगा। क्योंकि माँ के प्रति जो आकर्षण होता है, जो खिंचाव होता है, वो आजकल का नहीं लगता, पुराना लगता है। और माँ की परिक्रमा, अगर मैं एक शब्द में कहूँ कि माँ की परिक्रमा सबसे पहला संदेश क्या देती है, तो माँ की परिक्रमा सबसे पहला संदेश हमको ये देती है कि तुम्हारे बिना भी संसार चल रहा है। इस 3 माह में कोई 6 महीने में करता है, उसका घर चलता है, उसकी दुकान चलती है, उसकी खेती चलती है, सब कुछ होता है आपके बिना भी। तो ये भ्रम तोड़ती है माँ। जब आपने यात्रा शुरू की, समाज में कई तरह की चीज़ें हम देखते हैं जब बाहर निकलते हैं, तो किस तरह का वो अनुभव रहा? कई तरह के लोगों से आपने मुलाकात की। सुना है कि आपके साथ हर वर्ग का लोग चल रहे थे, कि पुरुष भी थे, महिला भी थी, बच्चे भी थे। देखिए, परिक्रमा सबसे पहले जब हम चलते हैं तो व्यावहारिकता सिखाती है। व्यावहारिकता कैसे सिखाती है? आप रोज़ नए व्यक्तियों से मिलते हैं, आप वहीं हैं, स्थान बदलता है, व्यक्ति बदलता है। जब व्यक्ति बदलता है तो चरित्र और स्वभाव भी बदलता है। सुबह बाल भोग करते हैं, वहाँ नए लोग होते हैं। दोपहर को हम जब भोग करते हैं, जब अलग होते हैं लोग। रात्रि विश्राम जहाँ होता है वहाँ अलग होते हैं। दिन भर में हमें बहुत सारे नए नए लोग मिलते हैं। तो जो व्यक्ति बिल्कुल व्यावहारिक नहीं भी है, वो व्यावहारिक हो जाता है। और इंसान को समझने की एक जो भाव होता है, एक प्रेरणा होती है, एक बुद्धि होती है, परिक्रमा वो भी देती है। रोज़ नित्य नए लोग हैं, नए आचार विचार व्यवहार है, और आप वही हो। अब आपको सामंजस्य बैठाना है। आपका चूंकि प्रकृति प्रेम भी इस दौरान छुपा नहीं रहा, आपने पौधरोपण भी किया, एक संदेश देने का प्रयास किया है। जी बिल्कुल, 85 दिन में हमने करीब 200 के आसपास पेड़ लगाए। और इसके लिए मैं, जो धर्मेंद्र पांडे जी हैं, CEO जो जन परिषद अभियान के हैं, महानिदेशक, उनका धन्यवाद ज़रूर कहना चाहूँगा। क्योंकि उनके बिना, उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। क्योंकि हर जगह जन परिषद अभियान के लोग हमें मिले, स्थान, वृक्ष उन्होंने ही हमें मुहैया कराए, और उन्हीं के कारण ये वृक्षारोपण सफल हुआ है।
क्योंकि पर्यावरण संरक्षण की बात तो हर कोई कर लेता है, लेकिन आपने उन पौधों की जिम्मेदारी भी पूर्णतः ली है। धरातल पर उसका परिणाम चूंकि सकारात्मक लाजमी है, होगा ही, लेकिन किस तरह से वो पूरी जिम्मेदारी आप निभाएंगे? देखिए, उसके लिए हमने जहाँ भी वृक्ष लगाए वहाँ एक पालक बनाया है, और अधिकांश वृक्ष हमने खेतों में लगाए या शालाओं में लगाए हैं। सड़क के किनारे हमने कहीं ऐसा पेड़ नहीं लगाया, या तो किसी के मकान में लगाया या किसी के खेत में लगाया या किसी ऑफिस में लगाया जहाँ की उसकी देख रेख करने वाले हैं। तो अब हम परिक्रमा से आ गए हैं, हमारे पास पूरा डेटा है और हम उन सब से संपर्क करेंगे, उन 85-86 लोगों से। और आप समझिए कि हर साल, हर 6 महीने में हम उनसे बात करेंगे कि हमारे जो वृक्ष लगाए थे वो कहाँ तक पहुँचे। क्योंकि माँ नर्मदा से अटूट प्रेम आपका रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में और भी नदियां हैं। यदि हम उनके संरक्षण संवर्धन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक मन में मलाल रहता है उनकी सुरक्षा को लेकर। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, नदियाँ चाहे पवित्र हों चाहे न हों, पवित्र तो सभी नदी होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो कहा गया है पवित्र नदियाँ, वो जीवनदायिनी तो होती है, क्योंकि जल जीवन है। और जल आपको कहीं से भी मिले, यदि आपके कंठ सूख रहा है और आप कहें मैं केवल नर्मदा जल पीऊँगा और ताप्ती का नहीं पीऊँगा, तो आपके प्राण नहीं बच सकते। तो जल तो जहाँ भी मिलता है वो प्राणदायिनी है, और जो प्राण देने वाली है उसका संरक्षण होना ही चाहिए। रेत का खनन खूब ज़ोर शोर से है और हम सब जानते हैं कि ये सबके सहयोग के बिना हो नहीं सकता। लेकिन जो रेत है, बालू है, वो प्रवाह है नदियों का। नदियाँ कभी मिट्टी पे नहीं बहती, इसीलिए वो स्वयं अपनी रेत तैयार करती हैं, अपना रास्ता तैयार, अपना प्रवाह तैयार करती हैं और उस पर चलती हैं। लेकिन थोड़े से लोभ के लिए हम उस प्रवाह का सौदा कर रहे हैं, और वास्तव में हम नदियों का ही सौदा कर रहे हैं। बिल्कुल। आपकी सरकार से कुछ अपेक्षाएं इसके संरक्षण को लेकर? देखिए, केवल सरकार से अपेक्षा करना गलत है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, जब तक सरकार अकेली कभी कुछ नहीं कर सकती। समाज की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। सिर्फ नर्मदा परिक्रमा या आगे कुछ और भी आपका प्लान है आगे को लेकर? देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि जैसे नर्मदा परिक्रमा है, तो नर्मदा परिक्रमा का टिकट मैया के पास से आता है, और नर्मदा परिक्रमा में GPS भी मैया का ही चलता है। और ये केवल वहीं नहीं होता, हमारे पूरे जीवन में अगर हम चैतन्य हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय, जिसे हम ये मान के चलते हैं कि हमने लिया, वो वास्तव में हमारा नहीं होता। तो सारी सूत्र, सारी हम कहें कि कठपुतली की रस्सियाँ एक ऊपर हाथ में हैं, और हम केवल नाचने वाले लोग हैं। तो अब आगे जहाँ वो नचाएगा या जहाँ भेजेगा वहाँ चले जाएंगे। आपने चूंकि कहा नर्मदा परिक्रमा का एक छोटा सा उद्देश्य लेकर आप चले थे, लेकिन मैं परिवर्तन की बात कहूँ तो युवा पीढ़ी जिस तरह से भटकती है, कहीं ना कहीं जब वो आपसे जुड़ते हैं तो एक नई ऊर्जा उत्पन्न उनके अंदर होती है। आपको क्या लगता है, इससे कोई बदलाव युवा पीढ़ी में देखने मिलेगा? देखिए, हमारे साथ जो युवा गए थे वो ऐसे थे जो चाय पीने के बाद कप भी अंदर रख के नहीं आते। आजकल का युवा ऐसा ही है, वो वहीं रख देता है। लेकिन जब वो परिक्रमा पे गए तो परिक्रमा की जो दिनचर्या थी, सुबह 3 बजे उठना है, ठंड हो या गर्मी, ठंडे पानी से नहाना है, स्नान करने के बाद आपको पूजन करना है, आरती करना है, और फिर निकल पड़ना है कीर्तन करते हुए। 2 घंटे हम लोग कीर्तन करते थे। संध्या को जहाँ पहुँचे वहाँ फिर पूजन होना है, यज्ञ होना है, सत्संग होना है, और सुबह फिर उठना है। तो वो युवा जो घर में कोई काम नहीं करते, उन्होंने अपने कपड़े खुद धोए, अपने बर्तन खुद मांजे, क्योंकि हमने प्लास्टिक का कहीं उपयोग नहीं किया। सब अपनी थाली और अपना गिलास लेके गए थे। कोई चाय देता भी था तो हम उसमें नहीं लेते थे, उनके प्लास्टिक के या कागज़ के कपों में, हम अपने गिलासों में लेते थे। तो उन्हें हर जगह अपने गिलास भी धोने हैं, अपनी थाली भी मांजना है, अपने कपड़े भी धोना है, अपना सामान व्यवस्थित रखना है, अपने पूजन का सामान व्यवस्थित रखना है, और कल की तैयारी भी करनी है। तो निश्चित रूप से उनकी दिनचर्या सुधर गई, उठने और सोने का समय बदल गया। जैसा माँ बाप चाहते हैं हर बच्चे से,
फिलहाल तो वो वैसे हो गए, अब निरंतरता उनके हाथ में है। यानी यात्रा के दौरान व्यावहारिक ज्ञान उन्होंने कहीं ना कहीं सीखा। वर्तमान लेकिन मैं युवा पीढ़ी की बात करूं तो हमारे युवाओं को आप संदेश क्या देना चाहेंगे? एक ही संदेश मैं देना चाहता हूँ कि अपने धैर्य को बढ़ाओ, अपनी आकांक्षाओं को जितना सीमित कर सकते हो उतना करो और पुरुषार्थ पे ध्यान दो। तत्काल मैगी बन सकती है, भविष्य नहीं बन सकता। बहुत शुक्रिया महाराज जी तमाम चर्चा के लिए। तो देखा आपने, युवाओं को खास संदेश दिया गया है कि 2 मिनट की मैगी बनने की तरह आप अपने जीवन को व्यर्थ ना करें, धैर्य रखें, संयमित रहें और व्यावहारिक ज्ञान जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसे अमल करें और अपने जीवन को सकारात्मक बनाएं। फिलहाल लगातार देखते रहिए आप पब्लिक वाणी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।